हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। आई एम प्रोफेसर समीर। स्वागत है आप सभी का ग्रामराइज क्लासेस में। आज के लेक्चर की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक गुड न्यूज़ के साथ। और वो गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी को जैसे पता है कि जनवरी 2026 में हमारा रीट मीन्स या थर्ड ग्रेड टीचिंग एग्ज़ाम जो है वो प्रपोज्ड है, वो शेड्यूल्ड है। और उसके क्लासेस की स्टार्टिंग जो है, उसकी बिगिनिंग जो है, प्री एकदम हमारा कोर्स रहने वाला है। और बेसिक से एडवांस तक हम लोग लेके चलेंगे, उसकी शुरुआत हम आज करने वाले हैं। आज अपने इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं सिलेबस का डिस्कशन और उसकी थोड़ी-सी प्लानिंग कि हम कैसे क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है एंड आई एश्योर यू कि थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है, वो हम कंप्लीट करेंगे बिकॉज़ हमारे पास पूरा टाइम है, राइट? और थर्ड ग्रेड ही नहीं, अभी जो फर्स्ट ग्रेड वाला एग्ज़ाम भी आ रहा है, सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम भी आ रहा है, उनके लिए भी ये क्लासेस इक्वली इम्पोर्टेंट होंगी। इसके साथ ही हमारा जो चतुर्थ कर्मचारी है या वाहन चालक परीक्षा है ना? वाहन चालक वाला का जो एग्ज़ाम होना है, उसके लिए भी ये क्लासेस इक्वली इम्पोर्टेंट होंगी। हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, बहुत ही डिटेल में चीज़ों को समझेंगे और एडवांस लेवल तक जाएँगे। तो आज की हमारी ये पहली क्लास है। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में जो भी लोग थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनको ये जो क्लास है उनके साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें बोलिएगा ये क्लासेस जॉइन करें, ठीक है? आज हम शुरुआत करते हैं सिलेबस डिस्कशन से, ठीक है? देखिए, इसमें हमारा एक बहुत अच्छी चीज़ ये है जो कि हमारे सिलेबस को आसान बनाती है, कि इसमें लिटरेचर का पोर्शन बिल्कुल भी कवर नहीं होता है। इसमें मोस्टली ग्रामेटिक जो है सिलेबस है और कुछ 1-2 टॉपिक्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स के भी आते हैं इसमें, ठीक है? लिटरेचर का अगर हम ऐसे बहुत गहराई में जाकर देखें, तो बहुत ही छोटा एक सेक्शन है, बहुत ही छोटा लिटरेरी टर्म्स का, ठीक है? तो अभी शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? सबसे पहले हमें पढ़ने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप सभी को बेसिक आपने स्कूल में जो भी आज तक क्लासेस ली हैं, आज तक जो भी पढ़ाई करी है, उससे आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक बार मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ। इतना आप सभी को पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो मेजर लेवल पे मोटे-मोटे तौर पे आम भाषा में बोलते हैं हम लोग 8 लेकर चलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर नहीं 9 होते हैं। तो ये हम डिस्कशन करेंगे जब हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है? कि 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं। वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इस सिलेबस का हिस्सा है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है टेंस। अब टेंस हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि टेंस, टेंस, टेंस कुछ लोगों ने पढ़े भी होंगे टेंस क्या होता है। तो देखिए टेंस बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो किसी भी टाइम को या किसी भी स्टेट को डिनोट करें, किसी भी अवस्था को, किसी भी दशा को डिनोट करें, ठीक है? ये ग्रीक वर्ड होता है टेम्पस, सॉरी लैटिन लैटिन वर्ड होता है टेम्पस, है ना? और टेम्पस का मतलब होता है टाइम। उसी से हमारा जो टेंस है ये डिराइव हुआ है, ठीक है? इसके बाद थर्ड हमारा जो पॉइंट है, थर्ड टॉपिक हमारा आ जाता है वॉइस। अब वॉइस आप सभी को पता होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगर आपको ये टॉपिक आता भी नहीं है तो भी नाम आपने ये सारे सुन रखे होंगे, ठीक है? इसके बाद फोर्थ हमारा टॉपिक आ जाता है नरेशन। शायद कुछ लोग इस टॉपिक को नरेशन को ऐसे ना समझ पाएँ, बट अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएँगे, ठीक है? तो नरेशन का मतलब ये होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? पाँचवाँ इसके पास हमारा टॉपिक है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब हम एक टाइप ऑफ सेंटेंस को किसी दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, बिना उसका मतलब बदले, है ना? उसका स्ट्रक्चर बदल देते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं बदलता है। उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसे हो सकता है? ये सिंपल सेंटेंस से आप कंपाउंड सेंटेंस में कर सकते हैं, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में कर सकते हैं, ठीक है? या नेगेटिव से पॉजिटिव में कर सकते हैं, नेगेटिव से इंटरोगेटिव में कर सकते हैं, है ना? इस तरह के जो इंटरचेंजेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हालाँकि ये जो वॉइस है, एक्टिव से पैसिव में बदलना, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर हमें अलग से टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद 6 नंबर पे आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस।
ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब किसी भी एक्शन से पहले हम कोई कंडीशन लगा दें, राइट? हम क्या कर दें? कंडीशन लगा दें। कैसे कंडीशन? कि इफ आई गेट डाउरी आई विल मैरी। अगर मुझे दहेज मिलेगा तो ही मैं शादी करूंगा। तो कंडीशन क्या लगा दी? दहेज मिलेगा, राइट? विच इज नॉट राइट, मतलब दहेज लेना इज नॉट राइट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, स्ट्रक्चर इज राइट। तो ऐसे जहां पे इफ क्लॉज लगा के कि अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता, ऐसी कंडीशंस जहां लगा देते हैं, ठीक है, उस कंडीशन के लगाने के बाद हमारे सेंटेंस में क्या चेंजेस आते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इस तरह की चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इडियम्स आप सभी को पता है क्या होते हैं? मुहावरे। और प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, है ना? तो जो भी हमारे प्रचलित ट्रेंड में कहावतें चली आ रही हैं बहुत टाइम से, है ना? हम फिगरेटिवली कुछ कहना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट वर्ड्स में ना बोल के हम बोलते कुछ है, उसका मतलब कुछ निकलता है। इस तरह के फ्रेजेस हम जो यूज करते हैं उनको हम इडियम्स बोलते हैं, ठीक है? लेट मी चेक द बोर्ड वंस कि आपको चीजें विजिबल है कि नहीं। आई थिंक आपको चीजें बहुत अच्छे से विजिबल है बोर्ड पे, सब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है एक टॉपिक हमारा फ्रेजल वर्ब। देखिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है? हम किसी भी वर्ब के बाद में एक प्रेपोजिशन लगा देते हैं। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन, कुछ लोग इसे वर्ब बोलते हैं, कुछ लोग इसे प्रेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है? वो वर्ब होता है और ये प्रेपोजिशन होता है। तो जब हम वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो उसका मतलब जो है वो कंप्लीटली बदल जाता है, उसका मतलब चेंज हो जाता है। इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि लुक आफ्टर। अब बेटा लुक क्या है? वर्ब है। और आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। जिन लोगों को ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही हैं कि लुक वर्ब कैसे है और ये आफ्टर प्रपोजिशन कैसे है, वो जब हम टॉपिक वाइज डिटेल में समझेंगे चीजों को, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जिनको अभी समझ में आ रहा है वो इस लेक्चर को एंजॉय करिए। देखिए, तो लुक हमारा वर्ब है, प्रेपोजिशन हमारा, आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन। उसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको अलग अलग ब्रेक करें तो लुक का मतलब क्या हुआ? पीछे, है ना? सॉरी, लुक का मतलब हुआ देखो, है ना? देखो या देखना। और आफ्टर का मतलब हुआ पीछे। तो उसका मतलब क्या हुआ? कि पीछे देखो। इसका मतलब क्या ये हुआ कि पीछे देखो? नहीं। जब ये दोनों वर्ड साथ में आए, जब ये फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ, तो इसका मतलब बदल गया। इसका मतलब बदल गया किसी का ध्यान रखना, है ना? जैसे बोलते हैं ना, माई पेरेंट्स लुक आफ्टर मी, मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान रखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह के कुछ जो वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ब को और एक प्रपोजिशन को मिला के बनते हैं, और हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। वो भी हमारे टॉपिक का एक हिस्सा है। इसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे स्कूल से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब भी बहुत सारे वर्ड्स के लिए, है ना, बहुत एक सेंटेंस है हमारा लंबा चौड़ा बना, 4 5 6 7 वर्ड्स का, उसके लिए हम सिर्फ एक टर्म को यूज करें, उसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैं बोलूं कि वन हु वर्क्स वेरी हार्ड टू अचीव हिज गोल्स। एक इंसान जो बहुत मेहनत करता है अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उसके लिए एक सिंपल वर्ड क्या हो जाएगा? डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग, ठीक है? तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, उनको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है। 10वां टॉपिक देखते हैं हम। ये है क्लॉज एनालिसिस। क्लॉज एनालिसिस। अब आप सभी ने सुना होगा कि एक टर्म होती है सेंटेंस, एक टर्म होता है फ्रेज, है ना? इसी तरह एक हमारा टर्म होता है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, ठीक है, जिसका अलग से सब्जेक्ट होता है, अलग से वर्ब होती है। अब उसका एनालिसिस कि वो नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है ना, वर्ब क्लॉज है, वो उस तरह की चीजें हैं, उसको हम डिफरेंशिएट करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, वो सब हम क्लॉज एनालिसिस में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके आगे हमारा आता है अगला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 11th नंबर टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, क्या हमने जो वर्ब लिखी है उसके साथ एग्री कर रहा है, उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको देके समझाऊं, राहुल एंड सुमित
इज फ्रेंड्स, ठीक है। राहुल और सुमित इज फ्रेंड्स। तो ये वर्ब इज है, ये हमारी जो बेसिक नॉलेज है उससे हम ये इतना बता सकते हैं कि ये सिंगुलर के लिए यूज होती है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल एंड सुमित, ये तो प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, ये वर्ब एप्रोप्रिएट है, नहीं है। तो यही चीजें हम इसमें पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, राहुल राहुल एंड सुमित आर फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है वहां पे वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। इस तरह की चीजें हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं हम। इसके बाद हमारा टॉपिक है 12th नंबर का, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम का मतलब होता है बेटा पर्यायवाची हिंदी में, है ना। एंटोनिम्स और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। अब इसमें मेजर जो पोर्शन होता है वो रटने का होता है हमारा, ठीक है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा या क्लास में करवा भी दूंगा, डेली करवा दिया करूंगा कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो आपको क्या करना है, उनका मतलब निकालना है। अक्सर हम ये गलती करते हैं इसमें कि हम ऐसे पढ़ते हैं कि ये सिनोनिम है, ये इसका एंटोनिम है। हमें बस वर्ड का मतलब निकालना है। जिस वक्त जैसे ही हम किसी वर्ड का मतलब समझ गए, हमें अपने आप ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये इसके ऑपोजिट है या इसके सेम है इसका मतलब, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक वर्ड पढ़ना है और उसका मीनिंग पढ़ना है, हमें अपनी वोकेबुलरी प्रिपेयर करनी है इस तरह से। तो ये हम क्लास में भी करेंगे। इसके अलावा जो अदर सोर्सेज के थ्रू मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में इसकी शेयर कर दूंगा। जो भी लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। यूट्यूब के हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने फेलोज फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, अगर आप मुझसे पर्सनली कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार जो लोग ये नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको रब करूंगा। चलिए इसको मैं अभी रब कर देता हूँ। देखिए, एक मैं आपको एडवाइस ये करना चाहूंगा लोगों को। हम लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आप सभी ने रीट का एग्जाम दिया होगा, सभी ने अपना स्कोर आंसर की से मैच कर लिया होगा, ठीक है। तो जिस जिसको ये लग रहा है कि उसके मार्क्स बन रहे हैं 90 से ऊपर, जो कि एलिजिबल हो पाएंगे, या जो डिफरेंट कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके 82 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, है ना। तो वो अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए, है ना। आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए कि कब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा हम तब पढ़ाई शुरू करेंगे, बिकॉज जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना होता है वो ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, है ना। वो रीट के नोटिफिकेशन से पहले से पढ़ रहे हैं। तो कई लोग हैं जो आपसे बहुत आगे चल रहे हैं, अगर आपको उनकी बराबरी करनी है, उनसे आगे निकलना है, तो आज ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। जिन लोगों के पास पहले से ही रीट का सर्टिफिकेट था वो लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, और अभी जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, जिन्हें उम्मीद है कि वो उनका सिलेक्शन होगा, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अपनी पढ़ाई आप शुरू करिए हमारे साथ। चलिए, हम लोग 12th टॉपिक तक देख चुके थे, विच वॉज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब आता है हमारा 13th टॉपिक। 13th टॉपिक है हमारा एन एक्वेंटेंस विथ लिटरेरी टर्म्स। देखिए लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि सोनेट हो गया, ठीक है। सोनेट हो गया, लिरिक हो गया। आप सबने समझी कभी ना कभी तो सुनी होंगी, और नहीं सुनी है तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब आप बहुत अच्छे से इनको सुन पाएंगे। बेटा सोनेट क्या होता है, एक टाइप का सॉन्ग होता है जो कि 14 लाइन में लिखा जाता है। एक ऑक्टेव होता है, उसमें ऊपर वाला जो पैराग्राफ होता है, नीचे वाला सेस्टेट होता है ना। ऊपर वाले पैराग्राफ में ऑक्टेव में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेस्टेट में उसका आंसर दिया जाता है। मोस्टली इसकी थीम रोमांटिक होती है। लिरिक क्या होता है, एक शॉर्ट पोम होती है जहां पर हम अपनी जो पोएट है वो पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और यूजुअली एक सिंगल थीम पे चलती है ये, है ना। इसमें बहुत सारी थीम्स नहीं होती है, सिंगल थीम पे चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ही हम ये जो सारे लिटरेरी टर्म्स है हमारे इंपॉर्टेंट, उनको हम समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम उस पे आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरीज। बेटा मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है,
आप सबने कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे, जैसे अब बचपन से हम बोलते आते हैं, मे आई कम इन मैम, राइट? मे है, कैन है ना? कुड है, शैल है, शुड है। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं, देखो ये होती हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही हमारे काम में आती हैं सेंटेंस ना, लेकिन ये हमारे मूड को इंडिकेट करती हैं, ठीक है? अब मूड क्या होता है, कैसे इंडिकेशन होता है, किस वर्ब का कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब हम डिटेल में जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो हमारा अगला टॉपिक था मॉडल ऑक्सिलरीज़, उसके बाद अब है प्रीपोज़िशन। अगला टॉपिक है प्रीपोज़िशन। बेटा प्रीपोज़िशन क्या होता है? आपने अक्सर ये वर्ड सुने होंगे, इन, ऑन, ओवर, आफ्टर, इस तरह के वर्ड्स जो कि क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं, ठीक है? रिलेशन बताते हैं। अब रिलेशन किसका बताते हैं? जो वर्ड इनके पहले लिखा होता है और इनके बाद में लिखा होता है उसमें। जैसे कि एग्जांपल देके मैं समझूं, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ रखी है, ऑन क्या हो गया, प्रेपोजिशन, बुक कहाँ रखी है, टेबल पे, ठीक है? तो इसके पहले बुक में और टेबल में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, है ना? एक रिलेशन बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। इसके बाद हमारे बच्चों के सबसे फेवरेट टॉपिक्स, अनसीन पैसेज, है ना, जिसमें उन्हें लगता है कि फ्री के नंबर है। अनसीन पैसेज एक प्रोज का आएगा, है ना, और अनसीन पैसेज एक पोइट्री का आएगा। अनसीन पैसेज एक पोइट्री का आएगा, मतलब ये इसमें तो पोइट्री आएगी और इसमें प्रोज आएगा, मतलब कि ये हो गया पद्य, ये हो गया गद्य, ठीक है? हिंदी में जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड वाले हैं, ये हो गया पद्य, ये हो गया गद्य, ठीक है? अगर पैराग्राफ आएगा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और वो क्वेश्चंस जो है हमें पैराग्राफ के बेसिस पे सॉल्व करने होंगे, उनके आंसर्स देने होंगे, ठीक है? अगले टॉपिक पे आते हैं। बहुत ही ऐसा टॉपिक जो बच्चों को परेशान कर देता है ना? चिंतित कर देता है, व्यथित कर देता है। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स, ये लिंग्विस्टिक का टॉपिक है हमारा, है ना? इंग्लिश साउंड्स विथ देयर फोनेटिक, कुछ बच्चे इसे फोनेटिक बोलते हैं, बेटा फोनेटिक नहीं होता, फोनेटिक होता है ना? फोनेटिक सिंबल्स, है ना? तो फोनेटिक सिंबल्स की बेसिकली बात होगी, फोनेटिक सिंबल्स हम पढ़ेंगे, और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, और जितना हो सकता है उतना आसान बना के इन लेक्चर्स को हम करेंगे, ठीक है? ये हमारा हो गया इंग्लिश का पार्ट, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद कुछ थोड़ा-सा पोर्शन हमारा किसका रह गया है? टीचिंग मेथड्स का, है ना? पेडागोजी का। ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बात करता हूँ। चलिए ये मैं रब कर देता हूँ। बेटा पेपर की जो शुरुआत होती है ना, उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो होता है सिलेबस को समझना, वो होता है सिलेबस का पता होना, है ना? कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें सिलेबस ही नहीं पता होता, और किताब ले आते हैं मार्केट से और पढ़ते रहते हैं। अब किताबों में कुछ यूज़लेस चीज़ें भी दी हुई होती हैं, तो उन पे भी अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या-क्या टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, और उसके बाद जब तक हमें सिलेबस नहीं पता है, तब तक हम वो एग्ज़ाम तो क्वालीफाई कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, हमें सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमें सिलेबस पूरी तरह रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है? अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ये बेटा इंग्लिश पेडागोजी का जो सिलेबस आ जाएगा, प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, सिद्धांत क्या होते हैं इंग्लिश के, इंग्लिश पढ़ाने के, कैसे पढ़ानी चाहिए, है ना? कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग,
बातचीत के लिए हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ज़रूरी है, वो हमें कैसे करनी है? कम्युनिकेशन जो हम करते हैं इंग्लिश में, उसको हमें कैसे बढ़ाना चाहिए, ठीक है? मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश पढ़ाने के क्या-क्या तरीके हैं, हम कुछ तरीके जानेंगे। उसके बाद है डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग इंग्लिश। जो हमारे लर्नर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, अ, उनको अक्सर इंग्लिश सीखने में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। इसका ही एक सब टॉपिक है, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज़्म। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसमें हमारी जो होम लैंग्वेज, जो मदर टंग है ना? उसका क्या रोल होता है? जैसे अभी हम अपना जनरली लेके चलें तो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी का क्या रोल होगा हमारे इंग्लिश को सीखने में, ठीक है? ये चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे और हमारा लास्ट इस पे है जो टॉपिक है, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, कि जब बच्चा सीख गया, है ना? तो कितना सीखा, कैसे सीखा? और उसके बाद है रेमेडियल टीचिंग, कि फिर जब सीखने के बाद हमने देखा कि उसमें क्या-क्या कमियाँ निकली बच्चे की लर्निंग में, तो हम उनको कैसे दूर करेंगे। तो रेमेडी का मतलब होता है इलाज, उपचार, है ना? तो वो क्लासेस जो कब होती हैं, जब हमें पता चल गया कि बच्चे के अंदर कमी क्या है, बच्चे की लर्निंग में कहाँ-कहाँ पे कमी है ना? वो पता चलने के बाद में जो हम क्लासेस लेते हैं, उनको बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। सबसे पहले हमने जाना प्रिंसिपल्स क्या होंगे, है ना? क्या-क्या सिद्धांत होंगे इंग्लिश टीचिंग के। उसके बाद कम्युनिकेशन वाली जो इंग्लिश होती है ना? वो हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, मेथड्स जानेंगे उसके बाद। उसके बाद डिफिकल्टीज़ जो एक लर्नर को आती हैं और हमारी जो होम लैंग्वेज है ना? वो जो रोल प्ले करती है इंग्लिश सीखने में, है ना? उसके बाद लास्ट है हमारे मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब जो हमारा लर्नर है वो इंग्लिश सीख चुका है, तो हम उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि कितना सीखा, क्या-क्या कमी रही, क्या-क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या-क्या उसकी वीकनेस है और उसके बाद हम उसको देंगे रेमेडियल टीचिंग, ठीक है? तो इतना हमारा पोर्शन है जो हम रीट मीन्स या थर्ड ग्रेड टीचिंग एग्जाम में हम कवर करके चलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम इसको सीरियल वाइज़ ही पढ़ेंगे, ठीक है? जो जैसे बच्चों की डिमांड होगी, जैसे मुझे सूटेबल लगेगा कि इस टॉपिक से पहले ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, लेकिन हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके चलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, जिसमें आपको सारे वीडियोज़ एक ही जगह पर मिल जाएँगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।